4 था ना, लो, और ठीक, ये 10 है, के की वैल्यू 10 है, पक्का। 2 kg 4 kg, के की वैल्यू 10 क्या था, न्यूटन पर मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 4, 10 4 kg की वेलोसिटी कितनी है 10। क्या क्या सवाल बन सकता है? पहला सवाल बन सकता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम वेलोसिटी भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए। दूसरा सवाल है, हाँ, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। क्या बताना है आपको? मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। तो कैसे सवाल सॉल्व होगा बताओ? तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्विंग के पहले आपको इस पे पीएचडी करने की जरूरत है। आप समझिए इसके अंदर हो क्या रहा होगा। स्प्रिंग में कौन सा फोर्स काम करता है? कौन सा फोर्स? केएक्स। कौन सा फोर्स? कैसे काम करता है ये? केएक्स करना क्या चाहता है? अपोजिट टू द वेलोसिटी, या जिसे हमेशा ऐसे ही काम करेगा। हाँ, वो चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ लाया जाए? नेचुरल लेंथ पे। मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, जब मैंने इसको कितनी वेलोसिटी दे दी, समझना, समझ में आ जाएगा आपको। जब मैंने इसको वेलोसिटी दी है 4 kg को 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस इंस्टेंट पे जब मैंने वेलोसिटी दी है, उस इंस्टेंट पर kx की वैल्यू कितनी है? अभी kx कितना है? kx 0, 10 तो लिखा है। kx कितना है? 0। अब ये 10 क्या करेगा? देखो, सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन समझना बड़ी बात है। ये हो क्या रहा है? ये 10 क्या करेगा? इसको ऐसे आगे लेके जाएगा। जैसे नेचुरल लेंथ से थोड़ा आगे गया, क्या होगा? kx आ जाएगा, ऐसे पीछे लग जाएगा। मतलब ये आगे जा रहा होगा, kx पीछे लग रहा है। मतलब नाउ 4 kg हैज द डिसेलेरेशन, रिटार्डेशन भी है ना। अब जैसे ही 4 kg आगे गया, यहाँ पे रिटार्डेशन काम कर रहा है। वो रिटार्डेशन क्या करेगा? क्या वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा क्या वो बढ़ता चला जाएगा। x जितना बढ़ाओगे तुम, रिटार्डेशन तुम्हारा उतना ही तो बढ़ता जाएगा। मतलब वेलोसिटी यहाँ से आगे जाके रैंडमली 10 9 8 7 6 5 होती रहेगी। सही बात है कि नहीं? भले ये वेलोसिटी 10 9 8 7 6 5 हो रही है, लेकिन ये आगे बढ़ तो रहा है ना। ये आगे बढ़ रहा है, तो इससे होगा क्या? क्या एलोंगेशन आएगा उसके अंदर। लेकिन पैरेलली जब यहाँ kx आया होगा, तो उसके साथ में यहाँ पर भी तो kx आएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स। अरे मंद बुद्धियों, यहाँ अगर kx इधर आया है, तो इस kx का रिएक्शन इधर तो आएगा ना kx से। तो ये kx क्या करेगा? क्या इस 2 kg की वेलोसिटी बढ़ाते जाएगा? इमेजिन करो, 10 वाला 9 हुआ, 10 की वेलोसिटी 9 हुई, 2 वाले की वेलोसिटी 0 वाले की वेलोसिटी 1 हो गई। जो 10 मीटर से चल रहा है उसकी वेलोसिटी 9 हुई, जो नहीं चल रहा था उसकी वेलोसिटी 1 हुई। तो क्या अभी भी एलोंगेशन है इनके बीच में? यस। फिर इसका 8 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 7 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 4 हुआ।
इसका 5 हुआ, इसका भी 5 हुआ, इसके बाद इसका 4 होगा, इसका 6। अब पीछे वाला तेज चल रहा है, तो पीछे वाला तेज चलेगा तो क्या होगा, एलोंगेशन कम होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कब हुआ, 5। ये तो 5 मैंने बताया ना, 5 का मतलब दोनों का 5 हुआ, मतलब जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे उस टाइम तक ही मैक्सिमम एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन आएगा। द पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन तब कब होगा ये, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स हैव कॉमन वेलोसिटीज, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स हैव। पक्का ना, याद रहेगा इतना, आगे बढ़ू मैं, ठीक। ये एक एक पॉइंट है, मैं लिखवाऊंगा ये सब। अच्छा, वेलोसिटीज मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाए, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो जो एलोंगेशन वाली बताई मैंने, ये किसके रिस्पेक्ट में बताया मैंने, इसको बताया मैंने ग्राउंड के फ्रेम में। सोचो COM के फ्रेम में कैसे सॉल्व करता मैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया तो क्या सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी होगी, क्या होगी वो वेलोसिटी, क्या 4 × 10 + 2 × 0/4 + 2 होगा। मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, सब यहाँ भांग खा के बैठे हो, ऐसे सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ पाओगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला है, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। m1 मतलब 4 kg, m2 मतलब 2 kg। तो 4 kg की वेलोसिटी कितनी, 10 है, 4 × 10 = 40, m1 v1, 2 × 0 तो 40 + 0 हो गया m1 v1 + m2 v2। नीचे क्या आएगा, 4 + 2 45 6 मतलब 20/3। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई, 20/3। कितनी वेलोसिटी आई, कितनी वेलोसिटी आई, आवाज नहीं आ रही, कितनी आई वेलोसिटी, 20/3। सबको समझ में आया है। इस 20/3 से सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा, राइट राइट। अगर मैं सोचो सेंटर ऑफ मास जिसकी वेलोसिटी 20/3 मीटर/सेकंड है, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, तो जिस चीज के ऊपर मैं बैठ जाता हूं क्या वो रुक जाता है मेरे लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता है। तो मैं बैठ गया सेंटर ऑफ मास पे, तो मुझे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के 4 kg की वेलोसिटी क्या दिखेगी, क्या 10 - 20/3। वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 4 kg सेंटर ऑफ मास। 4 kg की वेलोसिटी है कितनी, 0 - 20/3 तो क्या 10/3। इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 0 - 20/3 मतलब -20/3। भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूं तो 4 kg वाला 10/3 से इधर जा रहा होगा, 2 kg वाला 20/3 से इधर जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास रुका है, तो होगा क्या, नेचुरल लेंथ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखो सवाल सॉल्व कैसे होता है बहुत आसानी से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जो ब्लॉक है ये 4 kg वाला है, ये है 2 kg का, नेचुरल लेंथ पे दोनों है। इसके पास वेलोसिटी 10/3 है, इसके पास कितनी है 20/3, मतलब लेफ्ट में। अब नेचुरल लेंथ पे है, जब ये इधर आगे जाएगा तो क्या ये kx डेवलप होगा इसके ऊपर, ये आगे जाके वेलोसिटी कम करेगा, फिर यहाँ आएगा, तो क्या ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा लगातार इसको, नहीं समझा, क्या नहीं समझा, मंदबुद्धि। ये यहाँ पे है 10/3, जब आगे जाएगा वेलोसिटी कम होगी, एक जगह पे 0 भी होगा, फिर बढ़ेगी वेलोसिटी। अरे स्प्रिंग ऑसिलेट करता है ना, तो 10/3 वापस आया इस पॉइंट पे 10/3, इनफैक्ट ऐसे ऐसे करेगा वो, समझा, और ये भी ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में क्या दिख रहा होगा आपको, आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देख रहे हो, दोनों ऐसे ऐसे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है ना, सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा है, 20/3 से जा रहा है, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। समझा क्या, सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है और पूरा सिस्टम भी आगे जा रहा है।
मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। पक्का? हाँ हाँ हाँ, दो ब्लॉक बांधो, एक को खींच के छोड़ो, तो अपनी जगह पे ऐसे नहीं करते, वो आगे बढ़ के ये काम करते हैं। तो वही चीज तुम्हें करके दिखाया, तुम्हें दोनों ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे आगे जा रहे हैं। नया कुछ नहीं है बेटा, समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलो, तो जब मुझे रेंज निकालनी होगी वेलोसिटी की, तो मैं कौन सा फ्रेम चुनूंगा? COM। ग्राउंड फ्रेम में ना ये पूरा सिस्टम ऐसे आगे जा रहा होगा, निकालना बहुत टफ हो जाएगा। अगर मैं COM फ्रेम में, COM में बैठ गया ना, मैं बैठ गया, तो ये पॉइंट पे 10/3 दिखा मुझे, आगे जाके कहीं 0 हो जाएगा, फिर वापस इसी पॉइंट पे आके 10/3 होगा। लेकिन जाने के टाइम 10/3 प्लस में, तो आने का टाइम कितना है? वेलोसिटी तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, मिनिमम है -10/3, मैक्सिमम है 10/3, बिना सॉल्व किए आ गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस 4 kg? -10/3 से +10/3। और 2 kg का कितना हो जाएगा? -20/3 से +20/3। किसके रेंज, किसके रिस्पेक्ट में? COM के। अगर ग्राउंड में चाहिए तो क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू COM इज इक्वल टू 2 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ COM, मतलब 2 kg वाले में COM की वेलोसिटी को ऐड कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। कुछ में सबको लग रहा है मैं 3 तक रहेगा, तो ये नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, खाना खा के आना चाहिए था। तो VCOM की वैल्यू कितनी है? 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर VCOM 20/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 2 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखा जाए तो 0 -20/3, ये वेलोसिटी आएगी -20/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं 4 kg की वेलोसिटी देखूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ 4 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 10 kg -20/3, ये वाली वेलोसिटी आ गई 10/3। बातें करो, मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर ये 2 kg का ब्लॉक रखा है, ये 4 kg का ब्लॉक रखा है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे मिली है 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं देख रहा हूं, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 4 kg की जो वेलोसिटी है, तो मुझे राइट साइड में 10/3 दिख रही है, 2 kg वाले की लेफ्ट में दिख रही है 20/3, तो माइनस मतलब लेफ्ट। अब मैं रेंज लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है इधर 20/3 है, जब ये इधर कहीं जाएगा तो कहीं 0 बनेगा, फिर वापस आएगा इसी पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन में 20/3 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। इसके आगे जाएगा तो फिर से फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, मतलब kx की वैल्यू कम करता जाएगा, मतलब आगे जाके फिर कहीं 0 होगा। अगर स्पीड पूछता तो COM फ्रेम में 0 से 20/3 होता, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी की रेंज डायरेक्शन पे मैटर करती है। तो जो वेलोसिटी दिख रही है वो लेफ्ट में 20/3 से लेकर राइट में 20/3 तक दिख रही है। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -20/3, ये मैक्सिमम हो जाएगा +20/3। तो जो रेंज आया है इट इज -20/3 मीटर पर सेकेंड टू +20/3 मीटर पर सेकेंड। बट इट कैन नॉट बी योर आंसर। क्यों ये आंसर नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि ये रेंज जो है COM फ्रेम में है, आपको चाहिए ग्राउंड फ्रेम में। जब कुछ नहीं बोलता तो ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, यहां पे खाली मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी पूछा है। देयरफॉर रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे लिखना है,
तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ये वाला फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 2 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो 2 kg चाहिए अपने को, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो एक काम हमें ये करना है, रेंज लिखने के लिए सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, 2 kg की सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी वेलोसिटी है, -20/3, और सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी है, +20/3। क्या ये जीरो हो गया? दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 kg की वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है, +20/3। COM की वेलोसिटी कितनी है वो देखो, 20/3, तो 40/3। दिस इज V max। देयरफॉर वेलोसिटी की रेंज कितनी आई है, मिनिमम वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 40/3। ये ग्राउंड फ्रेम में है। तो जो तुमसे पूछा है आंसर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स, तो आप बोलोगे फॉर 2 kg मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 40/3। फॉर 2 kg मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 40/3। करेक्ट ना? कोई दिक्कत? चलो अब मैं 4 kg वाले पे यही काम करता हूं। एक काम करो, ये सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, पहले फर्स्ट की प्रैक्टिस करते हैं। 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू COM, तो रेंज क्या होगी बताओ? COM के रिस्पेक्ट में ये 4 kg पहले ऐसे राइट में जा रहा है 10/3 से, कहीं जाके 0 हुआ होगा, फिर ऐसे लेफ्ट में आएगा 10/3 से। सही बोला क्या मैंने? तो रेंज कहां से कहां तक हो गई? जो ये वापस आ रहा है मतलब नेगेटिव होगा, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हुई, -10/3 मीटर पर सेकेंड से +10/3। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखना होगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, V मिनिमम जो है वो लिखा जाएगा -10/3 प्लस वेलोसिटी ऑफ COM। यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, बस 2 की जगह क्या हो जा रहा है, 4 kg। तो क्या ये आएगा 10/3, बोलो। और V मैक्सिमम निकालना होगा तो +10/3 प्लस 20/3 विच इज 10। तो व्हाट इज द रेंज फॉर 4 kg? 10/3 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। क्या रेंज वाले सवाल हो जाएंगे? टफ है क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, VCOM निकाल लेना है, VCOM के रिस्पेक्ट में ब्लॉक्स की वेलोसिटी निकाल लेनी है, बराबर। और वो जो VCOM के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी वही लेफ्ट और राइट मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ रख दोगे तो COM फ्रेम में रेंज आ गई। ग्राउंड फ्रेम में निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड कर दो। समझा? दिमाग लगाओगे तभी आएगा। VCOM बोलो क्या आया? VCOM आएगा -10 प्लस 30, -45। तो VCOM क्या आ गया? तो अगर मैं COM फ्रेम में सवाल सॉल्व करने जाऊं तो
तो COM की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में आई है 7। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू COM में लिखूंगा दिस इज -5 माइनस ऑफ 7 -12 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूंगा मैं तो मुझे ये 12 से इधर जाता हुआ दिखेगा। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखूं तो वेलोसिटी ऑफ 3 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ COM, तो ये 15 माइनस 7 ये 8 आ गया। मतलब COM पे बैठ के देखने पे ये 8 से जा रहा होगा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि इन COM फ्रेम अगर मैं 2 kg की बात करूं तो रेंज कितनी आ रही होगी -12 मीटर पर सेकेंड से, और 3 kg की बात करूं तो -8 मीटर पर सेकेंड से +8 मीटर पर सेकेंड। तो ये COM फ्रेम में आ गया। ग्राउंड फ्रेम में लिखना है मेरा COM किधर जा रहा है, राइट की लेफ्ट। अगर COM राइट में जा रहा है तो सेंटर, अब देखो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी लेफ्ट और राइट दोनों में, लेफ्ट को नेगेटिव लिया गया और राइट को पॉजिटिव। तो जो COM राइट में जा रहा है तो राइट वाली वेलोसिटी को, राइट डायरेक्शन की वेलोसिटी को के साथ COM को ऐड करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, लेफ्ट वाले को ऐड करोगे तो मिनिमम। तो ग्राउंड फ्रेम में 2 kg ब्लॉक के लिए देखो V मिनिमम लिखना है तो लेफ्ट वाली वेलोसिटी कितनी है -12, राइट वाली कितनी है 7, और मैक्सिमम वेलोसिटी अगर लिखनी है +12 प्लस दिस। ठीक है, तो ये रेंज है वेलोसिटी की। और फिर दूसरा 3 kg के लिए V मिनिमम क्या होगा -8 प्लस 7। मेरा मन करता है तो मैं बहुत कुछ बड़ा बताऊं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आने की वजह से मैं नहीं बता पाता। ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रोसेसिंग जो है वो स्लो है, ऐसा कुछ हो बता दो मुझे कि मार्क्स तुम्हारे यही कुछ बोल रहे हैं। -20 और 10 सबको आया, मैं फटाफट से देख लेता हूं क्या होगा। 50 50 -100 बाई 10 -5 -5 मतलब 5 kg आ जाएगा तुम्हारा। 10 माइनस ऑफ -5 15 -15 -5 -20 -15 प्लस 5 -15 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है ना। 20 क्यों 20 क्यों नहीं, देखो यह आएगा VCOM, मतलब COM पे अगर मैं बैठ के देखूं ये COM की बैठ के देखो, COM पे तो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब COM के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ऑफ 5 kg विथ रिस्पेक्ट टू COM इज वेलोसिटी ऑफ 5 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ COM। तो 10 माइनस ऑफ -5 क्या ये आएगा इधर 15।
ये 20 है तो -20 -5 माइनस ऑफ -5 तो -15। तो रेंज जो आएगी, रेंज लिखनी है तो सीएम फ्रेम में दोनों ब्लॉक के लिए एक ही आएगा, -15 से +15। सीएम फ्रेम में दोनों का सेम आ गया है। ग्राउंड फ्रेम में निकाल लो, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या ही होगा, इन सब में तुम्हें -5 ऐड कर देना चाहिए। तो -5 ऐड कर दोगे तो -20 और 10, तो -20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड दोनों की रेंज है। फाइनल रेंज सेम होगी दोनों की। आपने जोड़ा ही है यहां पर भी, लेकिन VCM खुद माइनस में है इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। -20 कैसे आया? समझा? चलो नेक्स्ट टाइप। नहीं, नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें वही सवाल 2 kg 4 kg 10 मीटर पर सेकेंड के। देखो यहां 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, यहां 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है। के की वैल्यू ये है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये टाइप 1 था रेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए, ये टाइप 2 है। हाँ तो अब 100 ले लो। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन अगर लिखना है तो इसको दो मेथड से करते हैं। मैं दोनों मेथड आपको समझा देता हूं। पहला मेथड है ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो ग्राउंड फ्रेम में चल रहे हैं तो एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। अरे मैंने कहा नया क्वेश्चन ले लो, 100 बना दो। तो वेलोसिटी जब दोनों की कॉमन हो जाएगी उस टाइम पे एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन मैक्सिमम होता है। अपने दिमाग में याद रखना है आपको। मतलब ग्राउंड फ्रेम में कभी भी करो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और क्यों होगा, मैंने आते ही स्टार्ट ही यही से किया था ना। एट मैक्सिमम एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन velocities of blocks will be same। तो मान लो पहले ये इनके बीच का जो सेपरेशन है ये L था। कितना सेपरेशन था इनके बीच में? L। और अभी एक ऐसा हो गया कि ये 2 kg रहा और ये 4 kg हो गया। और अब इनके बीच का सेपरेशन हो गया L प्लस एक्स मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी? अगर ये मैक्सिमम ना होता तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होती? सुहाना क्या हो गया? अगर दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम ना होती, सॉरी सेम ना होती तो क्या ये एक्स मैक्सिमम होता? क्या नहीं होता। मैक्सिमम एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन पे ही ये वेलोसिटीज इक्वल होती है। अब अगर ऐसा हो गया, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? एक तो v दिख रहा है और दूसरा x मैक्स दिख रहा है। तो दो वेरिएबल, तो इक्वेशन भी कितने चाहिए होंगे? दो। पहला कहां से लाएंगे? बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। 2 kg 4 kg को एक सिस्टम मान लिया,
तो आप लिखिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाना होगा अपने को? तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, तो पी इनिशियल सिस्टम का है कितना? 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10। फाइनल क्या हो जाएगा? दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं ना, तो 2 प्लस 4 इंटू वी, तो क्या ये बन गया 40/6 इज इक्वल टू वी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? अब तुम्हें एक्स मैक्सिमम निकालना है। कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन निकालने के लिए क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस। एक बात बताओ, इनिशियली U कितना है? 0, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है। ये लिख चुके होगे, इसको हटा रहा हूं। ये किधर है? नेचुरल लेंथ पे। K इनिशियल कितना है? हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर, 2 वाला तो चल ही नहीं रहा है। U फाइनल कितना है? हाफ K एक्स स्क्वायर, और यही एक्स आपको निकालना है। नेचुरल भाई, पहले नेचुरल लेंथ एल था, अभी टोटल लेंथ एल प्लस एक्स मैक्स हुआ, तो एक्सटेंशन कितना आया? नेचुरल टोटल लेंथ एल था, अभी ये लेंथ हो गई एल प्लस एक्स मैक्सिमम, तो एक्सटेंशन कितना आया है? एक्स। तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 वाले की वेलोसिटी कितनी है? वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, देखो हाफ हर जगह मर जाएगा। तो 100 एक्स स्क्वायर या एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 2 वी की वैल्यू 20/3, 4 वी की वैल्यू 20/3। अब तो सॉल्व हो गया, एक्स मैक्स चाहिए। तो ये 400 2 जा 800/9 और ये 1600/9, 16 2400/9, तो 400 माइनस 2400/9 इज इक्वल टू 100 एक्स मैक्स स्क्वायर। 2 0 ऐसे मार डालो यहीं पे। 36 माइनस 24 इज 12, 12/9 मीटर इज इक्वल टू एक्स मैक्स। या यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स मैक्स की वैल्यू 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2/√3 मीटर। कौन है? इसका एक और मेथड है ना, देख लो इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। बस रुको 2 मिनट, सुन लो तब लिखो। अगर इस सवाल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं COM फ्रेम में अगर सॉल्व करना चाहूं तो मैं ACOM निकालने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है? VCOM निकालना पड़ेगा। अगर मैं VCOM निकालूं, अब आप जब जानते हैं, मैं बार बार ये चीज नहीं निकालूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं, आप इसको रफली निकाला करो तो आपका टाइम बचेगा। तो VCOM कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 4 इंटू 10/6, क्या 20/3 आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, तो जो फाइनल वेलोसिटीज बनी थी इनके बीच में, वो भी कितना आया था? 20/3। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जो 2 kg वाला है और ये जो 4 kg वाला है, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैं सीधा लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये -20/3, मतलब ये वाली वेलोसिटी इधर मिल गई COM फ्रेम में? बोलो, वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 10 - 20/3 मतलब 10/3। ये तो पहले वाले सवाल जैसा ही हो गया ना। अब इतना आपको रिलेटिव आना चाहिए के की ये वैल्यू फाइनली क्या होगा, और ये डिस्टेंस L है। जरा मुझे बताओ COM फ्रेम में
फाइनली क्या होगा मैंने बता दिया है आपको, अब आपको बताना है। जब ये ऐसे एक्सटेंशन में आ गया L प्लस एल्स मैक्स, अब क्या होगा एक्सटेंशन के बाद? कम होने लगेगा। तो एलोंग अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ गया हूं तो ये 10/3 से आगे गया, ये 20/3 से, ये कहीं जाके 0 हो जाएगा। जिस टाइम पे ये 0 होगा ये पक्का है, उसी टाइम पे ये भी 0 होगा। तो जब दोनों 0 हो गए उसके बाद क्या होंगे, दोनों में से वापस आएंगे। तो क्या कॉम्प्रेशन का होने लगेगा? एलोंगेशन कब हुआ? जब दोनों फैलते फैलते यहां जाके 0 हो गए, तो वेलोसिटी इक्वल नहीं, 0 हो गए। क्या हो गई वेलोसिटी? 0। अब यहां ध्यान से देखो, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 हो गई है तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी? 0 प्लस 20/3। क्या 20/3 आना चाहिए? जो यहां दोनों की वेलोसिटी आई है फाइनल, दिख रहा है? तो ये दोनों भी मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर 20/3 वेलोसिटी रखते हैं, और मैक्सिमम एलोंगेशन पर सेंटर ऑफ मास भी 20/3 रखता है। तो वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0। तो ये चीज याद रखना अपने दिमाग में कि ये v 0 हो जाएगा और ये वाला v भी 0। और यहां नोट पॉइंट बना के लिखना कि इन COM फ्रेम velocity at maximum elongation और compression will be 0। तो तुम्हारे पास कितना वेरिएबल है? खाली x मैक्स एक ही तो वेरिएबल है। एक वेरिएबल तो आप एक ही इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा? 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 20/3 का स्क्वायर प्लस तो 0 प्लस हाफ इंटू 20/3 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10/3 का स्क्वायर। COM फ्रेम में इसकी वेलोसिटी 20/3 है, तो ये हाफ mv स्क्वायर और ये हाफ mv स्क्वायर। बाद में हाफ के x मैक्स स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। सॉल्व कर लो, देखो ये 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 400/9 प्लस 200/9 इज इक्वल टू 50 x मैक्स स्क्वायर। ठीक है ना? 54 जा 58 जा 12/9 का रूट इज इक्वल टू x मैक्स का स्क्वायर। क्या वही आ गया? तो 2/√3 मीटर। आपकी मर्जी है, आप मेथड 1 अप्लाई करिए या मेथड 2 अप्लाई करिए, दोनों मेथड काम करता है। वैसे अगर मुझे करना होता एज अ प्रो लेवल तो मैं ये सब कुछ भी यूज नहीं करता। ये जो ये सब पूरा लिखा है ना, ये सब मैं कुछ नहीं करता। मैं आंसर कैसे देता इसके मेथड 3 में, मैं ऐसे बोलता, अच्छा ये 2 kg 4 kg है ना, तो मैं कहता हाफ 2 इंटू 4/2 प्लस 4 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये हो गया 50, 2 4 जा 8, तो 4/6 इंटू 100। नहीं सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 50 एक्स मैक्स स्क्वायर, तो 52 जा 100, 2 3 जा 6, 4/√3, तो एक्स मैक्स आता 2/√3। 2 लाइन में आंसर लिखता। अब मैंने यहां क्या किया है? नहीं, यहां मैंने रेड्यूस्ड मास लगाया है। या सुनो, ये तीसरा जो मेथड है ना, इसको अपन बोलते हैं, हालांकि ये तीसरा तुम्हें बताने का मन नहीं, तुम कंफ्यूज बहुत होते हो, लेकिन सुन लो, जिनको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो तुम पहले दूसरे में से कोई भी एक मेथड से कर सकते हो।
कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या कहता है कि सीओएम फ्रेम में अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आप लिखिए हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। एक्चुअली हुआ क्या है, जो ये इतना लंबा हमने यहां लिखा है ना, इसको लिखने के लिए ये वी रिलेटिव मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 kg और 4 kg की वेलोसिटी निकालने के लिए तो सब काम किया है ना। ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, इनकी जगह एक शॉर्टकट होता है जिसको आप रिड्यूस्ड मास सिस्टम बोलते हो, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी लिखने में। किस फ्रेम में, तो जो इतना लंबा ये काम है ये इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया तो हाफ m1 कितना है 2, m2 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 4। वी रिलेटिव, वो सेंटर ऑफ मास नहीं देखना है, ये देखना है। रिलेटिव का मतलब इन दोनों की वेलोसिटी का रिलेटिव। तो यहां कितना है 10 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी पूरे सिस्टम की सीओएम फ्रेम में, और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई सीओएम फ्रेम में 0। तो फाइनल कौन सी एनर्जी बचेगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। सॉल्व इट, यू विल गेट द सेम आंसर। समझा? तो इन सब से बच जाओगे। ये 3 मेथड हैं, इसको नोट करो। और बाकी के जो 2 सवाल अभी किए उन दोनों में मतलब सेकंड वाले में तो एलोंगेशन ही निकलेगा, थर्ड वाले में कॉम्प्रेशन निकलेगा। सेकंड और थर्ड सॉल्व करो फटाफट। 2 बोलना है जरा, मैं भूल जाऊं तो। यही था, नहीं उल्टा, क्या उल्टा, डायरेक्शन उल्टा, किसका, दोनों का उल्टा। देखो साइड का लेफ्ट में है और लेफ्ट में है। तो मैंने क्या बनाया है, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा है ना, मैं इसको इसी फ्रेम में करूंगा ऐसे। जब भी ऐसे सवाल आएंगे हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। सर 10 नहीं 15 माइनस मैंने गलत किया। वी रिलेटिव में 10 कैसा आया वी रिलेटिव? हाँ सॉरी क्या बोल रहा है? एक से कम सर वी रिलेटिव हाँ, क्या होता है वी रिलेटिव, देखिए आ सर आपको हाँ। अब इसमें कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन क्यों होगा इसमें, दोनों दबा रहे हो उसको। जब दोनों दबाएंगे तो कम होगा ना उसकी लेंथ, और जब ऐसे खींचेंगे तो बढ़ेगा, खत्म। तो कॉम्प्रेशन भी वही होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। वी रिलेटिव आएगा 10 माइनस ऑफ माइनस 20। खत्म। 30 900 900 बाई 2 450 इंटू 25 बाई 10 इज इक्वल टू 50 एक्स मैक्स स्क्वायर। 50 से 9 2 और 5 45 बाई 2 रूट के अंदर इज इक्वल टू एक्स मैक्स। 3 9 5 या 45 3 रूट 5 बाई 2 मीटर।
दूसरा, इम्पल्स का रियल लाइफ में क्या एडवांटेज है? रियल लाइफ में अगर मैं इम्पल्स के एडवांटेज की बात करूं, बच्चों एक चीज बताओ, अगर एक पुली यहां है इस डायरेक्शन में, दस किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, इसको उठाना है, तो जनरली पुली के दूसरे साइड में कितना रखना चाहिए? 10 से ज्यादा। लेकिन मैंने कहा मेरे पास 1 किलो का ऑब्जेक्ट है और मैं इस 10 किलो को उठाना चाहता हूं, क्या उठा सकते हैं? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, रस्सी को ऐसे यहां ना ला करके ऐसे यहां से कहीं ऐसे ऊपर लेके चला जाऊंगा, एक पर्टिकुलर हाइट होगा, वहां से छोड़ूंगा तो झटके से नीचे आएगा और उस टाइम पे ये उठ जाएगा। तो झटके से जो फोर्स आया उसको हमने क्या बोल दिया? इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोल दिया? और जितने टाइम में वो झटका लगा उसको क्या बोला हमने? जितने टाइम तक वो झटका लग रहा था उसको हमने क्या बोल दिया? इम्पल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? इम्पल्स की फीलिंग समझ में आ रही है? तो इम्पल्स का ये रियल काम है और यही काम चाहिए होता। सुहाना, क्या बात? कुछ तो बोली उसको तू। But after the impulsive force, the 10 kg drop will be dropped again. और तुम मंद बुद्धि है, तो हो ही जाएगा ना ड्रॉप, तुरंत उठाना है। यस मैम, यस मैम। यू आस्क योर डाउट। आज माता जी आई है क्या तुम्हारे ऊपर? ना डाउट्स आ रहे हैं, 2 बार पूछ लिया। Sir, मना है क्या? पूछना मना है। नहीं, अभी तक मना था क्या, वही जानना चाह रहा हूं मैं। अचानक से क्यों पूछ रही है आज? अचानक ऐसा कुछ है इसी क्लासरूम में बैठाया करूं। अच्छा लग रहा है मुझे, तब मैं बोल रहा हूँ कि अरे अलग माता आई आज डाउट पूछ रही, अच्छी बात है ना। लेकिन वो कभी कभी क्यों होता, रोज क्यों नहीं? रोज मन नहीं लगता पढ़ने में। पढ़ने का मन है सर, इच्छा है बहुत पढ़ने। आज ना, आज 3:30 तक पढ़ते हैं। एक काम करो ना, 5 बजे तक ही पढ़ा लो। हाँ हाँ। तो when huge amount of force, आज स्वयं खत्म करना है, चाहे 6 बज जाए मैं खत्म करके छोड़ूंगा, मैं भी आज पढ़ किया हूं। When huge amount of force is applicable for very short interval of time, then the product of force and time interval is called impulse, and the force is called impulsive force. अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये झटका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी फिजिक्स का बेस है, जो कोलाइड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट ना, हर कोलिजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखो, मान लो इधर एक एफएक्स ग्राफ है, ऐसे, ये x1 और x2 है, ठीक है। अगर मैं मुझसे पूछे कोई इंपल्स क्या होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है? F। कितने टाइम में, कितने सॉरी, ये T1 है और T2 में, बोलो इसमें इंपल्स कितना, तो आप क्या बोलते हो? फोर्स
मल्टीप्लाइड बाय जितने टाइम के लिए लगा हो, कितने टाइम के लिए लगा है, T2 से T1, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं F इंटू डेल्टा टी, एज डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू जीरो, J को हम लिखते हैं F डी टी। क्या लिख देते हैं, डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल का मतलब t इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो J की वैल्यू होती क्या है बेसिकली F डी टी। और F डी टी क्या होता है, तुम लोग ना कुछ नहीं याद किए ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता, F डी टी डी पी होता है, या मैं J को लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ डी पी। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, बहुत लेस इंटरेस्टेड हो क्या तुम लोग, एकदम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स मोमेंटम। क्या कहता है ये, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या कहता है ये, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इसी पर क्वेश्चन आएंगे, जब भी तुमसे इम्पल्स पूछेगा तुम क्या निकालने जाओगे, चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालने जाओगे, चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम। याद रहेगा सबको। अच्छा, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इम्पल्स, सेम एज द मोमेंटम, क्योंकि देयर इज नो यूनिट ऑफ चेंज इन फिजिक्स। चेंज की यूनिट होती है क्या कोई, तो अगर किस में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में, तो इम्पल्स किसके बराबर होगा, मोमेंटम के यूनिट के। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, सेम यहां भी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को है तो पूछो। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि कुछ फोर्सेस जो है ना वो इम्पल्सिव हो सकते हैं और कुछ ऐसे और नहीं भी हो सकते, कुछ ऐसे हैं जो इम्पल्सिव कभी नहीं हो सकते, उसके बारे में अपने को जानना है। अब एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, वो करवा के मैं आपको आगे लेके चलूंगा कोलिजन में। नॉन इम्पल्सिव, अब इसमें क्या है, जैसे अब नॉर्मल कब इम्पल्सिव होगा कब नहीं होगा, देखो जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर ब्लॉक यहां रखा है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक यहां रखा है, एक दूसरा ब्लॉक यहां पर रखा है, तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, मान लो ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, अगर मैं इस दोनों की एफबीडी बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक चीज देखने मिलेगा कि इसकी जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे स्मॉल एम के लिए, तो स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में एम जी ऐसे आएगा, और ये तो नॉन इम्पल्सिव है, ये आएगा नॉर्मल। ये नॉर्मल भी इस टाइम पे नॉन इम्पल्सिव है, क्योंकि इस केस में यहां कोई भी झटका झुटकी नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो कंटिन्यूअस लग रहा है। इसके लिए लिखोगे, इस वेज के लिए, तो इसका mg भी नीचे लग रहा होगा, ये सरफेस एक नॉर्मल दे रहा होगा n डैश इधर, एक नॉर्मल ऐसे आ रहा होगा n डैश। इस ब्लॉक के ऊपर तीन तीन फोर्स है ना, इसका खुद का वेट mg, जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा होगा नॉर्मल ऊपर, और जो ये ब्लॉक रखा है, ब्लॉक अपने परपेंडिकुलर लगाएगा नॉर्मल, पढ़ा है ना ये, तो तीन तीन नॉर्मल। अब इन तीनों में जो ये वाला नॉर्मल है ये भी नॉन इम्पल्सिव है, और ये है ये भी नॉन इम्पल्सिव है। ऑल द नॉर्मल्स आर नॉन इम्पल्सिव इन दिस केसेस, एंड इफ नॉर्मल इज नॉन इम्पल्सिव, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n, तो फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा। तो अब लेकिन इसी सवाल को, ये केस 1 था जिसमें सारे फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव थे, केस 2 की बात करूं मैं, इसी सवाल में एक ब्लॉक ऐसा है, इसके ऊपर एक m मास को यहां से रिलीज किया गया है, और ये कैपिटल M है। अब अगर एफबीडी बनाओगे तो ये भी यहां आके टकराएगा,
लेकिन जब ऊपर से आएगा तो टक्कर मारने के टाइम पर क्या ये कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता रहेगा? इस केस में जब ये टकरा रहा होगा ना इस पॉइंट पे, आवाज नहीं, अभी मैं खिला दूंगा चिप्स कुरकुरे। तो अगर जब यहां टकराएगा, अब देखो टकराने पे क्या होगा, बस आवाज बंद। समझो, अगर मैं इस केस में FBD बनाता हूं टकराने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब ये कोलाइड कर रहे होंगे उस टाइम के FBD बनाऊं मैं, तो स्मॉल m ब्लॉक की जो FBD दिख रही होगी, स्मॉल m ब्लॉक की FBD कुछ ऐसे दिखेगी। ये कांटेक्ट सरफेस होगा, यहां ये ब्लॉक रखा होगा, ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा, और ये mg हमेशा कैसा फोर्स होगा, नॉन इंपल्सिव इन नेचर। यहां क्या आएगा, इधर आएगा नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल होगा ना, आप टक्कर करके ये बताओ क्या चिपका रहेगा कि तुरंत हट जाएगा? हट जाएगा मतलब क्या, बहुत कम टाइम के लिए लगा होगा ये फोर्स, तो अब ये कैसा हो गया, इंपल्सिव। अब इंपल्सिव फोर्स इसको बेटा ना अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा, क्योंकि दिस नॉर्मल हैज टू कंपोनेंट। थीटा इधर अगर लिया मैंने, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ये कितना, अभी तक आप क्या करते थे, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिखते थे, वो इस केस में वैलिड है, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इस केस में n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एम जी कॉस थीटा इज इंपल्सिव, सॉरी नॉन इंपल्सिव, और n इज इंपल्सिव। तो यहां आप लिखोगे इन दिस पर्टिकुलर केस n इज नॉट इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बिकॉज n इज and mg cos theta is नॉन इंपल्सिव। तो ये कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी। खाली अभी ये समझो नॉर्मल कम काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो ब्लॉक क्या इधर वापस चला जाएगा? यस, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगता है उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? तो ये इधर मूव करेगा, मतलब गिरने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर भाग जाएगा, और ये फोर्स कैसा हुआ, इंपल्सिव। अगर मैं ये ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए बनाऊं FBD, तो जरा ट्रायंगुलर ब्लॉक देखो, तो हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक ऐसा दिख रहा है। नीचे क्या आएगा, mg, और इस लाइन पे इस नॉर्मल का रिएक्शन इधर आएगा, नॉर्मल आएगा ना। ये नॉर्मल कैसा हुआ, इंपल्सिव। अब इस इंपल्सिव नॉर्मल का अगर ये वाला एंगल मैं थीटा लेता हूं बच्चों, तो ये वाला जो mg है उसको मैं यहां ले लूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा, मतलब ये थीटा बन जाएगा। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना आएगा, cos थीटा, और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट कितना आएगा। अब तुम मुझे बताओ, जब यहां ये टक्कर मारेगा तो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक किधर जाएगा? क्या खाली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है? हवा में उठेगा क्या? नहीं, हवा में नहीं उठा तो इधर कौन सा फोर्स आ जाएगा, एक और नॉर्मल आ जाएगा। अब ये वाला जो फोर्स है, क्या ये इंपल्सिव है नेचर में? बोलो। तो इसको बैलेंस, ये तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि क्यों काम का नहीं होता? ये बहुत छोटा फोर्स हो जाता है। ये अभी मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में, ये बहुत छोटा बन जाता है। तो अब ये बताओ, अगर इस n cos थीटा को बैलेंस करना है तो जो ऊपर n डैश लगा है क्या वो भी इंपल्सिव होना चाहिए? तो इस केस में ये सारे नॉर्मल्स कैसे हो गए? तो जो फ्रिक्शन आ गया, मान लो भी है नहीं, लेकिन अगर फ्रिक्शन रहा होता तो क्या वो भी इंपल्सिव हो जाता? आपको यही लिखवाया मैंने, नॉर्मल टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। आपको देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल लग रहा है क्या वो बहुत देर तक लग रहा है, इज इट एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? If it is acting for a long time, then it would be non-impulsive. But if it is acting for a specific time interval, it would be impulsive. क्या मेरी बात समझ में आई? These are the meaning of your
केस डिपेंडेंट फोर्सेस जो नॉन इंपल्सिव या इंपल्सिव हो सकते हैं। जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा यही याद देना होगा। इन जनरल कोलिजन्स में जितने भी फोर्सेस काम करेंगे वो सारे फोर्सेस तुम्हारे इंपल्सिव होते हैं। कोलाइड करने के टाइम बिना इंपल्सिव फोर्स के कोलिजन पॉसिबल नहीं है। छाप डालिए। नंबर थोड़ी पता हो किसी को मेरा, और ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। बैंक वाले पागल नहीं है। आओ एक सवाल, बस अब चुप। अभी एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, बॉल है। ये बॉल ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से आता है, यहां टकराता है, एक गदी यहां टकराया, और टकराने के बाद 0.001 सेकेंड के लिए, इतना कम भी नहीं होता, 0.01 सेकेंड के लिए कांटेक्ट बनाया। इतने टाइम के लिए कांटेक्ट बनाया, और उस ये 37 डिग्री है। फिर वो 37 डिग्री पर ही 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड से ही चला गया। फाइंड इंपल्सिव फोर्स। हाँ क्या फीलिंग्स नहीं है बेटा, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को मेरी फीलिंग समझ में नहीं आएगी। बुढ़ापों की फीलिंग है, जनरेशन गैप है ना पूरा है। भाई है ना, हम मिलेनियम लोग हैं, तो हमारा तो अलग अलग है ही। एक जनरेशन का गैप है पूरे, तो वो तो रहेगा ही डिफरेंस। हमारी सोच तुम्हारी सोच कभी मैच नहीं कर सकती। हमारी सोच ये 11वीं 12वीं में ये सब काम करने, डंडा मारो। तो मेरे टाइम की है ना। चलो भाई, उस जमाने में हर चीज अच्छा है, उस जमाने की हर चीज अच्छी है, उस जमाने के गाने अच्छे, इंसान अच्छे हैं। ये चुप चुप चुप। फाइंड इंपल्सिव फोर्स। सारा अब नहीं पढ़ना तुझे, पढ़। अब एकदम चुप। तेरे कहने पर इतना पढ़ा रहा हूँ, एकदम चुप बैठ के तू पढ़ेगी। कोई ना पढ़े तू पढ़ना, और तू अगर मुंडी घुमाई तो फाड़ से पीट दूंगा तुझे। तुझे पीट सकता हूँ। हाँ करेक्ट। चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स देगा, इंपल्सिव फोर्स नहीं। हाँ, या डायरेक्ट लिख सकते हो इंपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स यहाँ इंपल्सिव फोर्स जैसा काम करेगा? कौन सा फोर्स काम करेगा? कौन सा फोर्स करेगा? नॉर्मल। तो जहां इंपल्स लिखते हो ना, इंपल्स की जगह आप n इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। एफ डी टी होता है ना, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है J इज इक्वल टू डेल्टा पी ना। J क्या होता है? डेल्टा पी। और वेक्टर में है दोनों। J की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? इंटीग्रल ऑफ F, और यहाँ पे F कौन सा फोर्स है? ये से इस लाइन पर जो नॉर्मल लग रहा होगा यही इंपल्स। एम डी टी डीपी। डीपी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। क्या? हाँ वो तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं सुनना है।
हाँ मेरा जोर से लंबा का है। कितना जोर से? बहुत अरे दीदी कंपोनेंट नहीं लोगी 10 का? स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ेगा सर। ऐसे क्यों नहीं करती? ऐसे ठीक है। ये दोनों मतलब उसने पहले बता रखा है कि 10 से आया 37 डिग्री पे और 10 से ही निकल गया 37 पे। तो चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं ये मुझे क्यों हम लोग इधर आगे ले रहे हैं? तो बस तो बोला मोमेंटम एक मत पूछो, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको लिखूं तो n dt की वैल्यू है 0.01, सही है। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे? p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। तो n इंटू 0.01, चुप, p फाइनल होगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस p इनिशियल होगा 8 i कैप माइनस 6 j कैप। देखिए 8 को मार देगा, 6 और 6 12, n इंटू 0.01 वेक्टर में इज इक्वल टू 12 j कैप, विच प्रूव्स दैट कि जो इंपल्स लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। नॉर्मल कितना? 12/0.01। ओहो 1200। दिस इज इंपल्सिव नॉर्मल। कैसा नॉर्मल है ये? मैंने एक हेडिंग लिखवाई आपको, इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय द इंपल्सिव फोर्स, इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। क्यों ऐसा लिखवाया? सुनो, इसमें mg कितना है? 1 किलो का ब्लॉक है, mg कितना होगा? 10। नीचे लगा 10, ऊपर लगा नीचे, ऊपर लगा 1200, नीचे लगा 10, ऊपर कितना लगा? क्या बैलेंस हो पाएगा क्या? इसलिए इंपल्सिव फोर्स को नॉन इंपल्सिव फोर्स कभी बैलेंस कर ही नहीं सकता। अरे क्या मरे जा रहे हो। लिखो 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 लिखो। हाँ हाँ आ जाना, आगे अलग अलग बैठो सब लोग, सब अलग अलग हो जाओ, अपना अपना जोड़ा फोड़ दो। ठीक है, जोड़ा फोड़ फोड़ के बैठो सब यथार्थ। मैं 10 को बढ़ा करके 15-16 करता हूं इस क्लास में। कुछ और लोगों की मुझे वाट लगानी है, घर पे फोन करना है। अच्छा, तुम लोगों को बताया नहीं जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है, शायद मैं कल भी ले सकता हूँ पीटीएम, परसों भी, कभी भी, क्योंकि कल संडे है, गूगल मीट पे ही लेना है। हाँ तो ग्रुप मीटिंग लूंगा ना, अकेले अकेले 1-to-1 फोन के आ जाओ, पूरा ग्रुप में तुम्हारी वहां क्लास लगाई जाएगी। ग्रुप होगा, मान लो ग्रुप में डिब्बा का लेना है मुझे, तो ग्रुप में ऐसे बोलूंगा, हाँ दिव्या बताओ क्या पढ़ाई करी, कितने मार्क्स आए, सब पेरेंट्स सुन रहे होंगे। अच्छा तुम उस दिन वहां ये काम कर रही थी, ऐसे इसका नहीं, सबको बोलूंगा, 5-5 मिनट अलॉट करूंगा सबके लिए ना। नहीं वंशिका तू तो पहले आधार पे है मेरे, सो जाती है क्लास में ना, तू तो अच्छी बच्ची है, वो दिखाएंगे पीटीएम में, किसी भी क्लास में सो। चलिए नॉर्मल कितना आया? 1200। क्या तुम्हें बस मस्ती खत्म? ये सवाल कराने का मेरा खाली एक ही पर्पस था कि आप ये समझ पाए कि इंपल्सिव फोर्सेस किसी भी नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के साथ बैलेंस आउट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं।
झटके में बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो इम्पैक्ट भी बहुत छोड़ता है। जैसे एक कार अगर 40 की स्पीड से आ रही हो, ब्रेक ना लगाए और दीवार को टक्कर मार दे, समझ में आया? टक्कर लगते ही ब्रेक लगा दे आगे, हाँ जैसे टक्कर लगा वो ब्रेक लगा दे, उसे कार का जो आगे का साइड है जब झुकेगा जो ना, वो एकदम पिचक जाएगा, पीछे का साथ आगे जाके टक्कर दीवार में मारेगा तो पीछे कैसे पीछे मैं थोड़ा आगे पिचक जाएगा, बराबर। लेकिन वही कार 40 की स्पीड से आ रही हो या 60 की स्पीड से आ रही हो, अभी भी दीवार को टक्कर मारे हो, लेकिन अब धीरे धीरे टक्कर मारे, ग्रेजुअली टक्कर मारते हुए जाए, मतलब स्क्रैच गाड़ी में आता गाड़ी ठुक जाती, देखा है ना? कट लगा लेकिन काफी देर तक कांटेक्ट बना के रखे तो तुम्हारी गाड़ी में कम नुकसान होता है। अब इसका ये जरूरत नहीं है इसका कि क्यों तुम स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, टक्कर लगनी देर तक टक्कर लगेगा तो मैं नहीं मरूंगा, तुम मर जाओगे, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, तो तुम्हें उसको बचाना है। तो इम्पैक्ट जो होता है वो जब कोई भी चीज क्विक होती है तो इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। जब इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम के लिए कोई फोर्स काम कर रहा होता है ना, कांटेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना, तो वहां इम्पैक्ट बहुत लो होता है। जैसे तुम्हारे दोस्त है, जैसे तुम्हारा बहुत बचपन के दोस्त जो है, उनका ना तुम्हारी बातों का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत कम होगा, इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम तो बात कम। अब कोई नया दोस्त बने आज, उसको तुम बोलोगे यहाँ चलना है, उसका इम्पैक्ट हाई होगा, उसको तुम बोलोगे स्टार्टिंग में वो सुनेगा क्योंकि शॉर्ट इंटरवल के लिए हुआ है, और यही इंटरवल बढ़ना चालू हो जाएगा तो वो दोस्त भी तुम्हारा, तुम उसकी बात भी नहीं सुनोगे, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि इम्पैक्ट बढ़ गया। तो कभी भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। समझ में आया क्या? क्या याद रखोगे? क्यों इंपल्सिव फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता? क्योंकि इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। किधर? हाँ, इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना, तो इम्पैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ना। इंपल्सिव फोर्स ज्यादा है तभी तो इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। एक थप्पड़ मारो मैं झटके से, जब मारूंगा तभी तो तुझे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल चाहिए? नहीं सर, छोड़ दिया ना। कौन बोला? सर आपने गलती कर दी, हमको बताइए कि आपने मानना छोड़ दिया। तभी मैं गुस्से में आया था इसलिए बोला था, मैं अभी गुस्से से हट गया हूँ, अब मार सकता हूँ। चलो कौन सी लाइन? ये है ना गधेड़ी, यही तो है इम्पैक्ट की लाइन। वो नहीं लिखना है, पूछता नहीं है कहीं। बस आगे लिखो। नेक्स्ट एक सवाल है, यहां एक m मास का ऑब्जेक्ट है, यहां भी एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, दोनों ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग को ऐसे टाइट किया गया है कि टेंशन जीरो रहे, लेकिन वो दोनों ऐसे लूज ना रहे। स्ट्रिंग टेंशन अभी भी जीरो है, बट यह है कि इट इज अबाउट टू बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब 0.001 हो ही जाएगा, अभी एकदम टाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। एक बुलेट लाया मैं, इसका भी मास m है, ये v0 वेलोसिटी से गया, इसको टक्कर मारा और घुस गया। क्लियर हुआ? जैसे ये इसको टक्कर मारेगा, अगर स्ट्रिंग नहीं टूटने की बात कर रहा है कि स्ट्रिंग नहीं टूटी तो होगा क्या? क्या पूरा सिस्टम ऐसे आगे बढ़ने लगेगा? तुम्हें बताना वही वेलोसिटी क्या होगी। इफ bullet sticks to the block after striking या hitting, जो भी लिखना चाहो,
then calculate the velocity of system with which it move just after strike. जस्ट आफ्टर स्ट्राइक वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये आपको बताना है। समझ रहे हैं साहब लोगों? पक्का? आइए बच्चों, ये सवाल अब आपको मैं समझाता हूं इसमें मैंने ये सवाल क्यों दिया है। इसका दो सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूशन होता है जो जुगाड़ू सॉल्यूशन बोलते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, वो हर जगह काम नहीं करता। मैं उस सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ। लोग कहते हो सिस्टम मानो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। अच्छी बात है, आंसर भी आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, लेकिन लॉजिकली वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कौन कौन से फोर्स नॉन इंपल्सिव होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब बुलेट जाके टक्कर मारेगा, जब बुलेट जाके टक्कर मारेगा तो क्या होगा? टक्कर मारेगा, टक्कर मारेगा। टक्कर मारने का क्या टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा? तो क्या वहां पर जो दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो कौन सा फोर्स आता है? नॉर्मल। वही इंपल्स बन गया होगा। नॉर्मल ही तो इंपल्स बनेगा। बिना कांटेक्ट के इंपल्स नहीं आ सकता है, कांटेक्ट होना चाहिए। बिना कांटेक्ट के इंपल्स नहीं आएगा। ठीक अभी मैं तुम दोनों को नॉर्मल सिखाऊंगा, तो पकड़ के चलो। तो ये बुलेट जब जाके टकराया होगा, सुन लो सुन लो सुन लो, जब मैं बुलेट को ब्लॉक में हिट किया तो क्या होगा? इंपल्स आएगा, इंपल्सिव नॉर्मल। जो नॉर्मल वहां इंपल्सिव आएगा उसकी वजह से क्या रस्सी हिलेगी, उसमें भी झटका आएगा। एक झटका आया तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो भी कैसा होगा? इंपल्सिव। कैसा होगा? तो भाई इंपल्स लग रहा है, इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा होगा? इंपल्स। अगर इंपल्स चला रहा है तो लॉजिकली मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपसे वेलोसिटी अकेले पूछ रहा है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द बुलेट एंड टू ब्लॉक एज अ सिस्टम, क्योंकि तब उसके लिए इंपल्सिव फोर्स कैसा आ जाएगा? इंटरनल। अरे इन सबको अगर एक सिस्टम मान लिया मैंने तो इंटरनल फोर्स बन गया ना, तो इंटरनल फोर्स बन गया तो F एक्सटर्नल 0 हो गया, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बस अगर तुमसे पूछता कि यहां टेंशन की वैल्यू कितनी है, यहां नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, तो क्या तब आप इंपल्स लगा सब आप मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल पाते क्या? फिर से आधे लोग कह रहे पता नहीं क्या बोल गया, कुछ नहीं समझा। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी ही अकेले पूछा है तो आप चुपचाप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बट अगर वो फोर्सेस की बात कर रहा है कि नॉर्मल निकालिए, टेंशन निकालिए, तब आप ये काम नहीं कर सकते। क्या हो गया तुझे? दौरे पड़ते हैं क्या है कि ऐसे ऐसे नाच रही है? 2 मिनट से हाथे घुमाई जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया? हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं काम करता क्या उसका? तो नहीं बनता, दोनों हाथ से होता है। वो ऐसे कर रही है। ये कौन सा कैलकुलेशन है? पोछा मारने की प्रैक्टिस कर रही है। चलो, तो अगर वो क्या दिक्कत है? बैठ सकते हैं। तो नॉर्मल पूछे, टेंशन पूछे, फोर्स पूछेगा तो फोर्स में आप ये काम नहीं कर सकते। फोर्स में आप लोग इंपल्स नहीं लगा सकते। मैम क्या हो गया तुझे आज? कुछ दिक्कत है? त्योहार मनाना चल रहा है क्या दिमाग में? बैकअप द माइंड। त्योहार कैंसिल।
अब मैं जान गया ना, मैं बजरंग दल का एक एक्टिव मेंबर हूं। चलो इधर, सब मजाक की बातें बस। तो मैं कौन सा मेथड सॉल्व करूं, दोनों कर रहा हूं। अगर वेलोसिटी अकेले पूछता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं इसमें जो, क्योंकि इसमें वेलोसिटी पूछा है, कंसिडरिंग द होल एज ए सिस्टम, then F external is equal to 0, hence P initial is equal to P final, मतलब momentum is conserved। तो इनिशियली बस, इनिशियली क्या हो रहा है बच्चों, सुन लो, अब मस्ती बंद करो, थोड़ी देर बंद कर लो मस्ती, चुपचाप बैठ जाओ। इनिशियली क्या हो रहा है, ये सब रुके हुए, खाली ये बुलेट चल रहा है, तो mv नॉट इनिशियल मोमेंटम होगा। फाइनल क्या होगा, सब एक साथ चलेंगे, घुस गया ना बुलेट उसके अंदर, तब साथ साथ चलेगा ना आगे, तो क्या हो जाएगा, सब v वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो mv प्लस mv 3mv v की वैल्यू v0/3। अरे बोलो, समझा क्या? जोर से बोलो। This is the basic आवाज नहीं, this is the basic calculation to get the value of velocity। But अगर मुझसे नॉर्मल और टेंशन पूछ लेगा तब तो मैं मर जाऊंगा ये सवाल देख के। तो मैं बेसिक मेथड से करता हूं जिससे नॉर्मल, टेंशन, विंशन सब आ जाए और वेलोसिटी भी आ जाए। मैं बुलेट ले लूं अगर, और ये बुलेट है मेरा, जब ये बुलेट यहां जाके टकराएगा, बुलेट जाके टकराया होगा, तो ये ब्लॉक उसको किधर नॉर्मल देगा? नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस सच दैट इट ट्राइज टू कॉम्प्रेस द ऑब्जेक्ट, छोटा करने की कोशिश करता है। अब बुलेट ऐसे आ रहा है, तुम इमेजिन करो तुम नॉर्मल हो, कोई ऐसा आया है, ऐसे बुलेट ऐसे टकरा रहा होगा, तुम्हें इसको कॉम्प्रेस करना है। तुम अगर ऐसे खींचोगे तो एलोंगेट नहीं हो जाएगा, तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे पीछे लगाना होगा, तभी वो कॉम्प्रेस होगा। ऐसे तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, अगर कभी तुमने फील किया होगा, कोई भारी चीज अपने ऊपर रखते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम दब रहे हो, ऐसे दब रहे हो, कोई तुम्हें ऐसे, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट कौन है, ये ऐसे लग रहा है। और जो ऊपर बॉल है ना, जो भी ऊपर चीज रखी है, अब वो तो हालांकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बता नहीं सकता अपनी फीलिंग, लेकिन उसके ऊपर क्या हो रहा होगा, ऐसे ऊपर फोर्स लगा होगा, समझ नहीं समझ रहा ना। तो अब जैसे तुम लोग बहुत अच्छे से समझो, जब तुम सब अपने पेरेंट्स के गर्दन पर बैठे हो, कभी मैं बैठा हूं, मुझे याद है, जब हम वहां बैठते हैं ना, और जब पापा चलते हैं ना, तो या तुम बच्चों को बैठाते हो, जब बैठते हैं ना, तो हमारे ऊपर ऐसा कि मैं दब रहा हूं, मेरे ऊपर ऐसे एक फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि ये कांटेक्ट सरफेस है ऐसे। उसी टाइम पे तुम बच्चे को देखो ना, बच्चा ऐसे उछलता रहता है, क्यों? अरे मजा नहीं, गधेड़ी, फिजिक्स बता रहा है, मेरा बेटा बता लेता है ये सवाल। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट सरफेस ये है, आप उसको कॉम्प्रेस करना चाह रहे हो तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, बच्चा आपको कॉम्प्रेस करना चाह रहा है, ऐसे लगा रहा है, इसलिए आपके ऊपर नॉर्मल ऐसा होता है, आप ऐसे धंसने की कोशिश करते हो और बच्चा ऐसे हवा में उछलने की कोशिश करता है। समझ में आया है क्या? देखो मैं मजाक में तुम्हें समझा रहा हूँ कि ताकि ये चीजें याद रहती हैं। उस पॉइंट को तुम ऐसा खींच के इतना बड़ा मत करो कि 3 दिन तक वही चलता रहे। नहीं, बच्चा सर बच्चा होता कैसा है? तो कभी भी बस एकदम चुप। अब जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल की अगर मैं बात करूंगा तो जो पॉइंट नॉर्मल, जैसे जहां कांटेक्ट हो रहा हो उस पॉइंट को तुम ऐसे पकड़ लो, जो आ रहा है ना तुम्हें धक्का मारने को, उस पॉइंट को देखो कि अगर मान लो जैसे यहाँ टकरा रहा है, कहाँ आके टकरा रहा है, ब्लॉक पे। नॉर्मल कौन देगा? ब्लॉक। तो मैं ऐसे ब्लॉक मान लूंगा कि मैं ब्लॉक हूं,
सामने से कोई आया आक्रमण करने, ऐसा आक्रमण किया, मुझे कॉम्प्रेस करना, तो क्या मैं इधर धक्का दूंगा? ये इमेजिन कर लोगे, इधर ही नॉर्मल हो गया। और ये नॉर्मल है कैसा? इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपल्सिव है। तो ये इंपल्सिव नॉर्मल, अगर ये इंपल्सिव नॉर्मल है और फाइनली ब्लॉक किधर जाएगा? ये बुलेट फाइनली तो ब्लॉक के साथ मिलके बी से जा रहा होगा। इसके लिए अप्लाइंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अगर मैं बुलेट के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो क्या होता है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू थोड़ा टाइम इंटरवल ना, फोर्स कितना है? एन, टाइम इंटरवल मान लो dt रहा, कितना रहा? dt। तो एन dt क्या बन गया तुम्हारा? इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? mv। इनिशियल कितना था? बच्चा लेकिन एक चीज समझो, यहां पर ब्लॉक्स जा किधर रहा है? राइट में। फोर्स किधर लग रहा है? क्या रिटार्ड नहीं हो रहा होगा वो? माइनस। समझा? इस ब्लॉक को ए बोल दो, इस ब्लॉक को बी बोल दो। अब क्या होगा? ब्लॉक ए की FBD बनाते, ए नहीं बी की पहले बना लो, बी की FBD। बी पहले रुका हुआ है, बी पर जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा? बी को नॉर्मल कौन लगाएगा? बी को नॉर्मल कौन लगाएगा? बुलेट। बी को नहीं, वो नॉर्मल नहीं, इंपल्सिव वाला, वो तो बैलेंस्ड है। बी को नॉर्मल कौन लगाएगा? बुलेट। और बुलेट लगाएगा राइट साइड में, गधेड़ों। तू बुलेट है, तू जा रही है बी को टक्कर मारने, किधर टक्कर? कॉम्प्रेस कैसे होगा बुलेट? वो ब्लॉक बी कॉम्प्रेस कैसे होगा? ब्लॉक बी कॉम्प्रेस कैसे होगा? जब उसको पुश करोगे ना, नॉर्मल इधर धक्का फोर्स, ऐसे याद रखो। इंपल्स, देखो मैं तो हिंदी वाला हूं, मैं ऐसे मुझे याद रहता है, ऐसे तुम्हें बता रहा हूं। इंपल्स से झटका फोर्स, झटके में कोई चीज हुई तो इंपल्स, धक्का दिया किसी को तो नॉर्मल। तो ब्लॉक को धक्का किधर देगी? ऐसे धक्का देगी, ग्रेडिया ऐसा मान, ऐसे, तो ये नॉर्मल। तो ये भी इंपल्सिव, ये इंपल्सिव फोर्स हुआ। अब जैसे इसको धक्का मिला होगा, क्या ये बी ऐसे आगे जाने लगेगा? जब बी आगे जाने लगेगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा, पुल फोर्स आएगा, तो यहां पर एक टेंशन आ जाएगा और ये ब्लॉक भी फाइनली इधर जा रहा है। उसके लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखो। तो अच्छा, इसमें आगे ड्राइव कौन करवा रहा होगा उसको? नेट फोर्स। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वही तो ड्राइव करवा रहा होगा। कौन है नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में? n माइनस टी dt। ये इंटीग्रेशन का साइन देख के डरना मत, ये खाली दिखा रहा है समेशन है, बाकी कैंसल आउट हो जाएगा जोड़ने जैसा। और ये क्या होगा? mv माइनस m इंटू 0। अभी कौन बचा है? a पर तो कोई नॉर्मल आएगा नहीं, खाली टेंशन आया होगा जिससे ये चलने लगेगा। तो a के लिए लिखा तो एक ही फोर्स है टी डी टी, और ये mv माइनस m इंटू 0। मुझे v पूछा है, इन सबको ऐड कर दो। देखो ये माइनस एन डी टी है, इसको सॉल्व करोगे ये प्लस एन डी टी आएगा। अरे डी टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस टी डी टी है, ये प्लस टी डी टी है। समझता सब है कि पेपर में आएगा तो सब हक के आ जाना। और ये बन जाएगा 3mv माइनस mv नॉट। तो यहां से आएगा 3mv इज इक्वल टू mv नॉट। m ने m को मार दिया, v की वैल्यू v नॉट बाई 3। ये ऐसा क्यों आया पता है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड 0 आया ना, इसका मतलब नो फोर्स। लेकिन
अगर तुमसे टेंशन की वैल्यू पूछता तो v आने के बाद यहाँ रखना पड़ता। हाँ, उसके लिए तुम्हें t की दिया होता, कितने टाइम तक लग रहा है वो देना पड़ता तुम्हें। तो ये मेथड 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा जब भी वेलोसिटी पूछे इन सबको एक सिस्टम मान के मेथड लगा लो। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर टेंशन पूछ लिया, आपको दिखा इंपल्सिव है, तो क्या करोगे? समझा? छापिए। बहुत दिन हो गया ना, दुख रहा है पैर, बहुत दिन हो गया। मैं 2.5-3 घंटे के ऊपर कहाँ पढ़ाता हूँ, मैक्सिमम 4 घंटे का लेक्चर लेता हूँ। 10-15-20 मिनट और है, कहाँ जा रहे हो? आधा घंटा में क्या मर जाओगे पानी पीना? आज देखते हैं सुयश पानी पीना मरते हो कि नहीं मरते। तो तेरा वो नौकर है, पानी भरने जाएगा, अगर गए तो पैर तोड़ दूंगा मैं। नहीं जाना है? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। जा भर ले तू। यहाँ बैठ के चपड़ चपड़ खाए जा रहे हो तो दुखेगा ही ना। बैठे बैठे खाए जा रहे हो तो दुखेगा ही। नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस लिख दिया। हाँ तो नहीं पूछेंगे ना, जानते रहो, पूछेंगे नहीं करवाना है दीदी, मर जाओगी। जान निकाल देने में मजा आ रहा है। अरे डीटी की वैल्यू डाल देंगे बस, वहां पे टाइम दे देंगे 0.1 सेकेंड, तो वहां रख देना। जाओ, तुम्हारा पानी भरा है? इस बैच में मैं शिवम सर को जाके पूछ लो। नहीं वो है ना, कुछ भी अपने मन में हंस रहे थे ना, बट हम लोग कुछ और बात पे हंस रहे थे, उन्होंने कुछ और बात समझा। हाँ वो बताते हैं मुझे भाई, डेंजर बैच है, नीट का बैच है। कुछ भी बताते हैं कौन? नहीं, 100%। अरे प्रॉब्लम क्या है ना, तुम सब लड़कियां हो ना क्लास ज्यादा, तो गॉसिप ज्यादा होती है। दिक्कत इस बात की क्या होती हैं लड़कियां? आज के जमाने में लड़कियां ज्यादा खतरनाक हैं, लड़के ठीक ठाक हैं। क्या पता है पूछो मत, जिनको जहां जाना भाई चले जाओ तुम। लिख चुके? ए ब्लॉक किधर है? तो उस पर टेंशन किधर आएगा? तो वेलोसिटी भी क्या नहीं समझा? अलग मेथड नहीं है? नहीं नहीं समझा तो पूछना, तो उसमें समझना क्या है? इतना प्यार से समझाया हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में वो माइनस साइन, मतलब आपने कहा कि वो रिटायर्ड होगा, बट दैट वुड बी आफ्टर द इम्पल्स फोर्स वुड एंड। यस मैम, व्हाट आर यू सेइंग? अरे सुनने दो यार। पहले वाले इक्वेशन में आपने माइनस साइन डाला कि वो रिटायर्ड होगा, Yes, ma'am. रिटायर्ड तब होगा जब इम्पल्स फोर्स खत्म होगा। No ma'am, during the force of retardation it will retard ना। Once the retardation force, once the impulse अरे हाँ, is acting, तो तभी तो कर पाएगा ना। अगर इम्पल्स ही खत्म हो गया, बिना फोर्स के मैं कम होता रहूंगा, मैं कम होता, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एक बार बता, इतने छोटे इंटरवल में तुझे मान ले एक कार लेके आओ, टक्कर मार दूं, आवाज नहीं हो कुछ, मैं क्या पूछ ले, डांट थोड़ी है, उसका जवाब दे रहा था मैं। मुझसे पूछ ले, मैं आज मूड में हूँ सब बताने की। स्पीकर मैडम आप 2 मिनट चुप रहिए, मैं बोल लूं फिर आप बोलिए।
हाँ इक्वेशन कहाँ से आया समझ जब बता रहा हूँ बातें कर रही थी। मैं सुन रही थी सर, ऐसे मत बोलो, कैमरा चेक करो। जानती हो कैमरा नहीं चलता इसलिए पूछ रही हो। नहीं मेरे को नहीं पता। हाँ क्या है कैमरा नहीं चलता? अरे चलता है। हाँ, उस दिन भी बोल रहे थे कैमरा चलता है। नहीं चल रहा है। चलता है कैमरा, रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आती है। NDT N-3DT वो सुनो, हाँ और तुम लोग अगर 2 मिनट शांत बैठ जाओगे, लड़कियों वाली हरकत छोड़ के बच्चों जैसा पढ़ना चालू कर दो। तुम लड़की नहीं हो, बच्चे हो, भूल जाओ तुम लड़की हो लड़का हो। लड़कियों वाली हरकतें अपनी घर पे रख के आया करो, बच्चों जैसा पढ़ो, कौन सी लड़की हो रहा बात करना। है? मैं तो मरती हूँ सर। सर वो नहीं होता बात। अरे चुप चुप चुप। हाँ, तेरा डाउट जो था, मैं तुझे अगर एक कार लेके आऊं मैं थोड़ी ज्यादा मरती और टक्कर मार दूं, तो टक्कर मारने के बाद तू उड़ेगी कि जिस वक्त टक्कर मारूंगा ठीक इसी वक्त उड़ेगी? हूँ। उससे करना उसी तुरंत बाद नहीं, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन ही उड़ेगी ना, तो वही ड्यूरिंग द कोलिजन वाला ही वेलोसिटी चेंज कर रहा है। एक बार टक्कर खत्म हो गया तो आधे घंटे तक हवा में उड़ती रहेगी क्या? क्योंकि यहाँ जो टक्कर लगा है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल का नेचर है कि सामने वाला तुम्हें पुश किया होगा, वो रोका होगा। आओ अब एक बार ये पूरा सुन लो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, सुनो। हुआ क्या? अरे हे आवाज बंद, अब चुप हो जाओ एकदम। FBD बनाया है हमने, क्या किया है? तो FBD में आवाज बच्चों प्लीज मत करो, सुन लो 2 मिनट और। FBD बनाया है, पहले हमने बुलेट की FBD बनाई है। बुलेट ऐसे चला आ रहा है B की तरफ, B यहां है, तो जब बुलेट ऐसे आया होगा, ऐसे अंदर घुसना चाह रहा है बुलेट, तो B घुसना देगा क्या आसानी से? वो रोकेगा। तुम्हारे घर में कोई गेट खोल के चला आया तो तुम बोलोगे आ जाओ मेरे घर में, तुम धक्का मार के इसको बाहर निकालने की कोशिश तो करोगे, भले उसके पास बंदूक हो, तुम्हारी औकात ना हो, लेकिन तुम कोशिश तो करोगे ना। तो अब जब बुलेट आ रहा है ऐसे B के घर में, तो B क्या करेगा? उसको रोकेगा। रोकेगा मतलब इधर फोर्स दिया, तो बुलेट पर फोर्स किधर आ गया? ये रहा, लेफ्ट में। लेकिन बुलेट के पास पहले वेलोसिटी V0 थी, तो तुरंत रुका नहीं होगा, बल्कि ये नॉर्मल क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। ये बात समझ में आई? बुलेट पे नॉर्मल कैसे आया? अब बुलेट की वेलोसिटी पहले किधर थी? राइट में। अब बाद में भी किधर होगी? तुम्हें देख के लग रहा है टकराएगा ना, सब सिस्टम राइट में ही जाएगा। सब वेलोसिटीज किधर है? राइट में। जबकि जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? इंपल्सिव फोर्स लेफ्ट में। तो फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने इस बुलेट के लिए जो इक्वेशन लिखा, वो लिखा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स कितना है? NDT, लेकिन माइनस में क्योंकि अपोजिट है। फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mv0। जब मैं इस B वाले को देखा, तो B वाले पर क्या हुआ? B वाले को बुलेट आया, अब ये बुलेट को ऐसे टक्कर मारा, बाहर निकल, तो बुलेट अंदर आने के लिए क्या करेगा? चल तू हट, इधर टक्कर दिया, इधर टक्कर दिया, तो B को बुलेट ने नॉर्मल दे दिया राइट साइड में। जैसे राइट में बुलेट नॉर्मल देगा, क्या वैसे पीछे हटने की कोशिश करेगा? इमेजिन करो, लेकिन बंधा है रस्सी से, जैसे पीछे की रस्सी खींचने लगेगी, मतलब रस्सी में क्या आ जाएगा? टेंशन। तो यहाँ टेंशन आ गया T। दिखा क्या? अरे बोलो, समझा? जा किधर रहा है टकराने के बाद? राइट में। तो राइट वाला फोर्स लीड कर गया होगा, मतलब बुलेट ने टक्कर जाते तेजी से मार दी होगी, तो नेट फोर्स राइट साइड में कितना हो गया? N-T dt, इम्पल्स। इसका चेंज इन मोमेंटम, बाद में ये भी पीछे चलने लगा, फाइनल मोमेंटम इसका भी mv हुआ। इनिशियल इसका कितना था? 0। अरे रुका हुआ था ना पहले। अब A को देखो, बेचारा जब B ऐसे आगे भागने लगा, तो A के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो साथ छोड़ दे, काट दे और साथ छोड़ दे, या दूसरा गाना गाया साथ छोड़ूंगा तेरा, और साथ में चलने लगे। तो अगर साथ में चलने लगेगा तो टेंशन तो उसको भी मिल जाएगा, तो वही टेंशन यहाँ A वाले को मिल गया होगा T। किधर मिला होगा टेंशन? जिधर जाएगा उधर ही मिला होगा, तो T dt। और पहले वो भी रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल ये जोड़ दिया आंसर। क्या PhD करवाऊं मैं इसमें तुम्हें? छापिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी आज। छोड़ दो।
नहीं नहीं, 15-20 मिनट है पढ़ा। अब मैं पढ़ा लूँगा मैम, ये लिख लीजिए। सुहाना फील हो रहा है सब, फील द फिजिक्स। नहीं नहीं, मैं अंग्रेजी सीखूंगा अब, मजाक करता हूँ। अरे मैंने कंपनी में नौकरी करी है, L&T इन्फोटेक में नौकरी करी और सिटी बैंक का प्रोजेक्ट हैंडल करता था मैं, और सिटी बैंक का मैं असिस्टेंट मैनेजर था। बहुत पूरा साउथ एशिया को सप्लाई करता था मैं राउटर वगैरह, तो उनसे कम्युनिकेट कर लेता था। अलग बात है उनकी भाषा मुझे कम समझ में आती थी, उनको मेरी नहीं आती थी। वो खाली हम वर्ड बात करते थे, वर्ड टू वर्ड, ओ ये बोला इसका मतलब ये है, ओके। जहाँ ना समझो वहाँ ऐसे कर दो। कितनी बार हुआ था मैं साइन लगे हुए बात किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही, कुछ बोल दिया, मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आया और मुझे बोलना है नहीं तो नहीं जाओ। फिर मेरा मैनेजर आके सप्लाई पूरा ट्रांसलेट करता था क्या बोला। बहुत डांटते हैं भाई, कॉर्पोरेट में काम नहीं करना चाहिए, बहुत गाली देते हैं। मैं छोड़ा भी इसीलिए ना, मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे मैनेजर से, मारने वरने पे उतर गया था मैं क्या कल से नहीं जाएगा मैं। कॉर्पोरेट एक कंपनी, कॉर्पोरेट जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। पैसा देते हैं खूब, हमारे साथ वाले आज 12-12, 15-15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका 7.9 CR का पैकेज है। हाँ हाँ, नहीं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, और मेरा भाई लगता है, मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे 2 साल सीनियर है, उसको 38.5 CR समथिंग का पैकेज है। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, एक फिनटेक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में है वो। और उसने तो वहाँ घर वीर बना लिया है, उसका बच्चा वहाँ पैदा हुआ, टोयोटा कार वीर उसके पास है, वो तो सॉर्टेड है। उसकी शादी हुई है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर की पोती से। हाँ, पैसा बहुत पैसा है उसके पास। हाँ कुछ तो ऐसा होम अफेयर्स का कुछ तो था, स्टेट का था। हाँ, सेंट्रल बहुत बड़ा हो गया वो, लेकिन तब भी कर सकते थे, बहुत मेहनत किया वहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं मेरे ग्रुप में। ये तुम्हारे यहीं पे मरोल में एक कंपनी है, तुम लोग नाम सुने होगे, सीमेंस करके एक कंपनी है। हाँ, सीमेंस का जो इस समय ऑपरेशंस का वाइस प्रेसिडेंट है ना, अनुपम अग्रवाल है। वो मेरा बैचमेट क्या, मेरा हॉस्टल मेट है वो। हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। उसकी भी कम से कम 5.5 लाख रुपए तो सैलरी होगी। हाँ, और कार मिलती है, सैलरी मिलती है, कार मिलती है, एक ड्राइवर मिलता है। अलग बात है वो कंजूस है, सरनेम अग्रवाल है ना। हमारे साथ कहीं जाता है, इतना पैसा कमा रहा है, उसको बोलो साले तू खर्चा कर दे, यार पर्स तो मैं भूल गया यार। एक बार हम लोग फंसा देते हैं। हाँ, अपने लिए तो करता होगा ना अपने लिए तो करता होगा, नहीं करता मतलब तो मजाक की बात है। अब जैसे वो तो मजाक में, अगर मुझे अभी जरूरत पड़ गई, मैंने उससे 25-30 लाख 40 लाख चाहिए, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं वो पूछेगा मैं तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, मैं बोल दूँ मुझे चाहिए, मुझे दे देगा वो। मैंने अभी अपना घर लिया तो मैं बैंकिंग के प्रोसेस में फंसना नहीं जा रहा था लोन के लिए, मुझे कुछ बहुत बड़ा रकम कम पड़ रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तू करेगा क्या? बोला यार इतना तो नहीं, मैंने भी घर लिया, लेकिन तेरा आधा अमाउंट कर दूंगा। उसने आधा किया, पूछा भी नहीं कि कब वापस करेगा, कितना क्या है। तो हमारी दोस्ती जो हमारे ग्रुप वाले हैं ना, हमारी ऐसी दोस्ती कि अब भी यहाँ बैठे बैठे 1 करोड़ चाहिए तो मैं फ़ोन करके मंगा लूँ। हाँ, लेकिन देना भी पड़ता है बाद में। वो भी ब्याज के साथ। नहीं, ब्याज नहीं, हम लोग ब्याज नहीं लेते। अरे ये अपना दिमाग लगा रही है गुज्जू हाँ, कुछ भी वो तो अपने बेटे को भी देंगे 2% पे। हाँ, तभी इस पे जो खर्चा हो रहा है ना, ऐसे हिसाब लिखे जा रहे हैं। 3 लाख 2% पर मंथ, 5 साल बाद तो MBBS कर लेगी, वापस करना है। चलो एक नया सवाल होता है, होना भी चाहिए। चलिए, बच्चों सवाल वही है जो पहले सवाल था, वही है जो सवाल पहले था, वही अब भी है। करो। नहीं, वो हमारे गुजराती भी दोस्त हैं, वो भी हमसे ब्याज नहीं लेते। मैं तो मजाक कर रहा था। समझ रहा हूँ।
हाँ हाँ क्या बोली? सारा क्या बोल रही है? कुछ बोली नहीं आवाज। अगर मेरा भी कोई क्लोज फ्रेंड उसको मुझे बस पैसे अभी तू कमा लेना पहले, पापा से मांग के देखी, पापा मारेंगे बहुत। नहीं होता है। तो देखो यार, सबसे सही मैं बताऊं, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए सुबह शाम कि तुम्हें कभी किसी से पैसे की जरूरत ना पड़े। और सबसे अच्छी बात ये, तुम जितना कमा रहे हो उतने में खुश रहना चाहिए। कोई 50 लाख कमा रहे हो उसको देख के ऐसा मतलब, शायद मैं होता तो मेरी 10-12 लाख रुपए महीने की सैलरी हो गई होती, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं रहता। मुझे पता है मैं बंधक बन गए, वो नहीं होते हैं जिनको बधुआ मजदूर बोलते हैं, वो मैं चोरों जैसा वो काम नहीं कर सकता कि वहाँ जाके दिन भर खटपुट करते रहो। वो काम मुझसे नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ मैं। अब वो लोग क्या है, वो लोग उनकी एक लिमिटेशन है कि वो अपने ग्रुप वालों से ही बात कर सकते हैं। मुझे अच्छा क्या लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना। मैं हर साल नए बच्चों से मिलता हूँ, और मैं एक टीचर ना पूरी ज़िंदगी जवान रहता है, क्योंकि उसको ना हर एक नई जनरेशन के साथ में जुड़ने का मौका मिलता है। तो उनके स्लैंग सीखता है, उनसे बात करता है, तो वो किसी भी एज ग्रुप में फिट हो जाता है। अपने में तो फिट हो ही सकता है, अपने से छोटे वाले में फिट होता है, तो उसकी उम्र थोड़ी बढ़ती है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, कम्युनिकेट करना, नए लोगों से मिलना, रिलेशन मेंटेन करना। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो अभी दोस्त हो गए हैं, मेरे पास जुड़े हुए हैं। डेली हमारी बात नहीं होती, लेकिन एक है अभी अभिजीत पाटिल करके है, अभी कल ही फ़ोन किया था। जब भी फ़ोन नहीं करता था, ऐसे 6 महीने साल भर में कभी फ़ोन आएगा, जब फ़ोन आएगा तो 1.5 2 घंटे बात होती है। और अभी तो ऐसे वो वाली बात होने लगी है। और बता क्या कर रहा है? मैं उसके एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, सर अब मैं फ़ोन क्यों किया था, अभिजीत बहुत मेकअप किट लेके आता है, आजकल मेकअप कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं उसको फ़ोन किया, हाँ अरे वो थोड़ा सा सांवला था तो अपना कोई लड़की को इम्प्रेस करने का चक्कर रहा होगा। फिर मैं 2 घंटे बात किया, उसको टिप्स दिया क्या करना चाहिए। क्यों नहीं, ये सवाल करो। हाँ तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग, मैं अभी जो तुम लोग मोबाइल वाले जमाने वाले, तुम लोग क्या जानोगे हमारे जमाने में कैसे होता था प्यार करने का तरीका। एक तरफा करते थे। चिट्ठी लिख के ढूंढते थे, कोई छोटा बच्चा मिले उसके हाथ से वहां तक पहुंचवा दूं। नहीं अभी तो बहुत कम होता है, अभी बहुत कम होता है। ये आया उसके सब बहुत आइडिया है। अरे विक्टिम कार्ड वही है, रोज चिट्ठी इसको ही देते जा पहुंचा गया। हाँ आया नहीं, देखो नहीं ऐसा कुछ मत करो। सुनो एकदम, ए बच्चों प्लीज 2 मिनट। इसमें स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। जब यहाँ इसको टक्कर मारेगा, टक्कर लगने के तुरंत बाद झटका महसूस होगा क्या? ये ए रहा, ये बी रहा, टक्कर लगने के तुरंत बाद बी को झटका महसूस होगा। लेकिन स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव है, तो ए को झटका ट्रांसफर अगर ए को झटका ट्रांसफर नहीं होगा, ए पहले रुका हुआ था, क्या अब भी रुका रहेगा? तो ए की वेलोसिटी 0। लिखो सिंस स्प्रिंग मारो थप्पड़, वही समझा रहा था क्यों नहीं हुआ, अभी वही समझाया। फिर से सुन, तो इसको टक्कर मारी, यहां टक्कर कब आएगा बता? हाँ अरे दीदी वो सॉरी छोड़ो, एकदम चुप। रस्सी थी, रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती, जैसे ही टक्कर लगा टेंशन आ गया। स्प्रिंग में टेंशन कब आता है? आता ही केक्स होगा तब केक्स होना चाहिए ना। तो केक्स होने के लिए तुरंत केक्स थोड़ी हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो तुरंत इंपल्स नहीं आता। कभी भी स्प्रिंग में झटका नहीं लगता। हाँ हाँ अरे वो डिस्चार्ज हो गया ना, माइक डिस्चार्ज हो रहा है। वो भी 3 बजे तक का लेक्चर चाह रहा है क्या? कोई नहीं, अब घटे गले चिल्ला के बोलूंगा मैं। तो स्प्रिंग में कभी भी झटका नहीं लगता।
स्प्रिंग में क्या नहीं लगता, तो स्प्रिंग कभी भी नॉन इंपल्सिव ही रहेगा, याद है ना। तो यहाँ जब झटका लगा होगा ये तो चलने की कोशिश करेगा, लेकिन जस्ट आफ्टर ये नहीं चल पाएगा, इसको चलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। हाँ, तो v इसका 0 हो गया। v कितना हो गया, 0। अब मतलब तुमसे पहले वेलोसिटी क्या होगी, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। b और c में तुम वही तरीका फिर से लगा लो, b और c में, b और बुलेट में तुम क्या लगा लो, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, mv0 इज इक्वल टू 2mv, तो v की वैल्यू v0/2। दोनों चलेंगे ना दीदी, नहीं चलिए, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, बाद में ऐसे बुलेट के ऐसे आ जाएगा ना, तो ये भी m तो जाएगा v से, तो mv0 इज इक्वल टू 2mv। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई बोलते हैं।